आज के जो हमारे गेस्ट हैं बहुत खास है मेरे लिए, क्योंकि वो मेरे मित्र, मेरे सखा, मेरे दोस्त मिस्टर प्रवीण गुप्ता जी हैं, जो कि आपको सामने दिख रहे होंगे अभी। प्रवीण गुप्ता जी, बहुत बहुत वेलकम ऑन माय पॉडकास्ट सर। जय माता दी। तो सभी दर्शक गणों को मैं पहले ये क्लियर कर दूं कि मैं आज कैमरे के सामने ज़रूर हूं, बट मैं इनका शायद 10% भी स्पीकर नहीं हूं, तो मुझसे कुछ गलतियां हो तो प्लीज़ माफ़ करिएगा। चलिए, हमने माफ़ी दी। ये जो 10% बोल रहे हैं, मैं बीच जर्नी में क्लियर हो जाएगा कि 10% और 100% क्या होता है, फिर आप लोग डिसाइड कीजिएगा कि ये 10% है कि नहीं है। खैर एनीवेज, उस जगह पे आएंगे धीरे धीरे करके। तो पहले बात करते हैं कि ये हैं कौन। तो प्रवीण गुप्ता जी डायरेक्टर हैं JMD अकेडमी के। मेरे साथ आप लोगों ने मेरी बहुत सारी सुनी होगी बकवास जिसे कहा जाता है। आप लोगों ने मुझे यूट्यूब पे देखा है, वीडियोज़ में देखा है, हर जगह देखा है। इनको आपने कम देखा होगा। तो मैं चाहता था कि एक पॉडकास्ट हो जहाँ पर गुप्ता जी की लाइफ के बारे में, JMD के बारे में, और इनको प्रॉपर JMD के बारे में रोस्ट किया जाए। क्योंकि JMD की फ़ी स्ट्रक्चर, हॉस्टल, ये जितनी भी चीज़ें, जो फाइनेंस का स्ट्रक्चर है, वो पूरा बनाने वाले ये हैं। फाइनेंस में अगर JMD कल वो कामयाब होती है तो पूरी इनकी है, और अगर फेल होती है तो भी इनकी है। फाइनेंस में हम तो जी मार्केटिंग करते हैं। तो एनीवेज, हमारी जर्नी स्टार्ट होती है 20 ईयर्स बैक 2004 में, जब हम कॉलेज में जाते हैं MERA कोलकाता में। ये कॉलेज में जब जाते हैं तो फर्स्ट पर्सन टू मीट वॉज प्रणीत मेहता। प्रणीत मेहता से पहले मिले इनसे, और उसके बाद हमारी कॉलेज लाइफ शुरू होती है। तो मेरा रोल नंबर 5906, प्रवीण जी आपका रोल नंबर 5908। तो गुप्ता जी लोग की आदमी, कॉलेज में रहे, मैं स्पोर्ट्स में और बाकी जगह मुझे जैसे आप भी देखते हैं हाई की बकवास करनी है, लोगों की लाइमलाइट में आना है, और लोग की में, लेकिन हाँ दोस्तों के दोस्त और बहुत खास। सो एनीवेज गुप्ता जी, कॉलेज लाइफ की बात हम नहीं करेंगे, शिपिंग करियर की बात नहीं करेंगे। ये बताइए, सीधा मुद्दा करते हैं, JMD अकेडमी की बात से शुरू करते हैं। JMD अकेडमी की शुरुआत के बारे में बताइए थोड़ा सा, कैसे हुई, क्यों हुई, क्या था? मैं JMD पे भी आता हूँ, बट थोड़े से रोल रिवर्स्ड है यहाँ पे। कॉलेज में मैं लो की रहता था, और जो स्पोर्ट्स खेलते थे ना, मैं उनकी बहुत बैंड बजाता था बहुत हुटिंग करता था, या रोस्टिंग जो आजकल खतरनाक वाली रोस्टिंग। तो, मतलब सर उसे रोस्टिंग नहीं कहते सर, उससे प्रताड़ना कहते हैं। मतलब इतनी, मतलब अच्छा मेरे को लेकिन पूरी वो थी, मेरे को इम्यूनिटी मिली हुई थी भाई की, लेकिन जिनको नहीं मिली हुई थी वो रो देते थे। मतलब उसे रोस्टिंग नहीं, प्रताड़ना कहते हैं। तो आज रोल रिवर्स्ड है, आज मेरी रोस्टिंग होनी है, मुझे पता चला है। तो बाकी हम लोगों ने 2017 में JMD स्टार्ट की थी। तो JMD मतलब जय माता दी का नाम बोल के, और जय माता दी के नाम पे ही ये स्टार्ट किया था। तो स्टार्ट करने से पहले क्योंकि हम लोग खुद मर्चेंट नेवी से हैं, काफ़ी सेल कर चुके थे, और बहुत सारे बच्चों की क्वेरीज हम लोगों के पास आती थी। अब उसमें से बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होते थे जो गलत जगह फंस जाते थे, बहुत सारे गलत जगह फंसे, और मेरे से ज़्यादा तो शायद आप ही के पास आते थे। तो कोई और उसमें भी जो गरीब तबके का बच्चा है, जो कोई ऑटो ड्राइवर का बच्चा है, जो पैसे देके किसी एजेंट को 6-6 लाख 8-8 लाख रुपए देके फंस गया, और कहीं फंसा हुआ है, कभी दुबई में फंसा हुआ है, कहीं मलेशिया में फंसा हुआ है। तो एक ये सेंस लेके हम लोगों ने स्टार्ट किया था कि कुछ स्टार्ट करते हैं कि अपनी फ्रेटर्निटी को, वी शुड गिव बैक समथिंग टू द फ्रेटर्निटी। ये नहीं पता था किस तरीके से आगे बढ़ना है। तो हम दोनों ने बैग उठाया। सबसे पहले हम लोग इंडिया भ्रमण पे निकल गए थे। सारे कॉलेजेस में जाके देखते हैं कि क्या सीन है, क्योंकि एक कांस्टेंट कंप्लेंट ये भी आती थी कि भाई क्वालिटी ऑफ स्टूडेंट्स जो ये कॉलेज में आ रहे थे IMCT के इंसेप्शन के बाद, उससे पहले मतलब जब हम लोगों का टाइम था, तो जो गवर्नमेंट कॉलेजेस थे, स्पेशली हमारा कॉलेज TS चाणक्य, ये IIT JEE के थ्रू एडमिशन लिया करते थे। कुछ प्राइवेट कॉलेज थे जो अपना एग्ज़ाम लेते थे, खुद कंडक्ट करते थे, तुलानी वन ऑफ देम, लाइक तुलानी। तो ये आइडिया लेके हम लोग निकले थे। पता नहीं था कि JMD का डायरेक्शन क्या होगा, किस तरीके से चलाना है, क्या करना है। तो ऐसी भ्रमण पे निकले, बहुत सारे कॉलेजेस विजिट किए, बच्चों से भी इंटरेक्ट किया, मैनेजमेंट से भी इंटरेक्ट किया। तो फिर वहाँ से हम लोगों ने एक जर्नी स्टार्ट करी थी अपनी। आई थिंक हम पहले बैच में हमारे पास शायद 6 बच्चे थे, और उसकी भी एक कहानी है कि हम लोग सोच रहे थे कि भाई मिनिमम 25 बच्चे लेंगे, और इससे ऊपर बच्चे नहीं लेंगे। तो पर आए हमारे पास सिर्फ 5-6 बच्चे थे। 6 बच्चे थे पहले बैच में। लकीली सबका अच्छी जगह हुआ, 6 की 6 निकल गए, अच्छी अच्छी कंपनीज में गए। वहाँ से एक स्टार्ट मिला, हम लोग को लगा कि नहीं, बहुत कुछ है करने को इस फील्ड में। स्पेशली
अगर देखा जाए तो बच्चा क्या कुछ अचीव कर सकता है, क्योंकि हम लोगों ने खुद एक मिडिल क्लास एंड लोअर मिडिल क्लास फैमिली से हम लोग बिलोंग करते हैं, और हम लोगों ने जो राइज देखा अपनी लाइफस्टाइल में, अपनी सैलरीज में, एक फैमिली के स्टेटस में, ऑल थैंक्स टू दिस प्रोफेशन। तो ये था कि जो हमारे जैसे बच्चे हैं जो पढ़ सकते हैं, थोड़े स्मार्ट हैं, मे नॉट बी जीनियस, हमें जीनियस चाहिए भी नहीं, बट जो कॉमन सेंस अप्लाई कर सकते हैं उन बच्चों तक पहुंचा जाए, क्योंकि बहुत कम बच्चे हैं जो कि IMCT के बारे में जानते थे, जो इस प्रोफेशन के बारे में जानते थे। इनफैक्ट पढ़े लिखे लोगों के मन में बहुत सारी भ्रांतियाँ हैं। जैसे जब मैं ज्वाइन कर रहा था तो मेरे पापा के कलीग थे, तो अनफॉर्चुनेटली मेरे फादर तो पहले ही एक्सपायर कर गए थे, तो वो मदर को एडवाइस करते थे, क्योंकि भैया का काफ़ी नाम था, भैया जो उनके बेटे थे, बड़े बेटे, वो एक्चुअली मेरे कॉलेज में 1 महीने शायद रह के आए थे, फिर उन्होंने एडमिशन छोड़ दिया था वहाँ से, फिर दोबारा वो IT क्लियर करके IIT दिल्ली में चले गए थे, एडमिशन ले लिया था। तो बहुत सारी उनके मन में भ्रांतियाँ थी जो उन्होंने मेरी मम्मी के मन में भी डाल दी कि भाई किस प्रोफेशन में जा रहा है बच्चा, जहाज़ पे क्या होगा, खून की उल्टियाँ हो जाएंगी, बच्चे सर्वाइव नहीं करते, ये है, 50 चीज़ें हैं। पता नहीं क्या हुआ उस टाइम, मैंने बड़ा ही मन हार्ड रखा, अपनी माताजी को भी बोल दिया कि नहीं करना है तो यही करना है। तो इस कारण मैं कॉलेज भी अकेले गया था, जहाँ मैं प्रणीत जी से पहली बार मिला था। अपनी काउंसलिंग के लिए भी मैं अकेले ही गया था, पहली बार देहरादून से अकेले ही निकल के गया था, मुंबई तक गया। तो एक जिद थी और वो जिद पेड ऑफ, दैट्स व्हाट आई वांट टू टेल यू। मतलब ये प्रोफेशन बहुत अच्छा है, स्पेशली आपको एक शॉर्ट टाइम में आपको करियर के अंदर एक बूस्टर लगाना है। स्पेशली ऐसी सैलरीज अचीव हो सकती हैं जो कि मतलब मेरा ये फॉर्म भरने का रीज़न भी सैलरी था। मैं आपको मज़े की बात बताता हूँ, जब मुझे मर्चेंट नेवी के बारे में नहीं पता था क्लास 12 के टाइम पे, या जब IIT JEE का एग्ज़ाम दे रहे थे, तो एक हमारे साथ के बैचमेट हैं, प्रणीत जी आपकी क्लास में हैं, उत्कर्ष पांडे, तो उसने आके बताया कि यार ये फॉर्म भर दे, ₹1,00,000 की नौकरी लगती है। मैंने कहा यार ये तो ₹1,00,000 की नौकरी उस टाइम IIT में भी नहीं लगती। मैंने कहा ये क्या चीज़ है, तो सिर्फ इसलिए भरा। तो इट वॉज मतलब अ सेरेंडिपिटी, मतलब वो फॉर्म मेरे लिए एक सेरेंडिपिटी था कि मिल गया, मैंने भर दिया और लकीली एडमिशन भी हो गया। तो उस वहाँ काउंसलिंग के लिए गए, तब पता चला कि भाई इसमें इंजीनियरिंग भी होती है और एक डेक साइड भी है, TS चैनल के, जहाँ से कैप्टन बन सकते हैं। तो इस तरीके से तो जर्नी थी कॉलेज तक पहुँचने की। तो ये जो एक लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन यहाँ से आ रही थी, क्योंकि हमने खुद भी पर्सनली एक्सपीरियंस किया था कि दिस अ वास्ट गैप बिटवीन द रियलिटी एंड द परसेप्शन विच स्टूडेंट्स हैव। पहले तो इसको कम करना है, और कितना सुंदर ये प्रोफेशन है ये बच्चों तक पहुंचाना है और पेरेंट्स तक भी पहुंचाना है कि भाई जाने की क्या है ये। तो वो एक आइडिया के साथ चलती है, क्योंकि जिन बच्चों को थोड़ा बहुत पता चलता है वो गलत जगह जाने लगते हैं। जैसे किसी बच्चे को पता चल गया कि यार ये एजेंट ने बोला यार तुम कहाँ, ना कोई प्रोसीजर पता है ना कुछ पता है, कि तुम 8 लाख रुपए दो और तुम्हारी ₹1,00,000 की नौकरी लगवाएंगे, तो बच्चा इस लालच में दे देता है पैसे और उल्टी सीधी जगह जाके फंसता था, विच हैज़ रिड्यूस्ड अ लॉट। हमारी कॉन्स्टेंटली यही कोशिश चल रही है कि इसमें और अच्छा करते रहें। तो ऐसी हमारी स्टार्टिंग थी, ये बिगनिंग थी कि बच्चों को ट्रेन करते चले, और साथ में धीरे धीरे फिर इसमें हमने बहुत सारी मॉडिफिकेशंस करी हैं कि हमें लगा कि भाई खाली पढ़ाने से बात नहीं चलेगी, बच्चे के एक माइंडसेट पे भी काम करना है, बच्चे की ओवरऑल पर्सनालिटी भी डेवलपमेंट करनी है। तो उस सब भी धीरे धीरे करके हम लोग भी ग्रो कर रहे हैं। और JMDI का एक अंदर से एक इंटरनल मोटो यही रहता है कि कीप ग्रोइंग, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। तो हमें भी और हम लोग फीडबैक पे बहुत काम करते हैं, तो उस हिसाब से फिर हमारा ये इस तरीके से थोड़ी जर्नी रही है। वैसे इस जर्नी के बारे में आई मीन वी कैन टॉक आवर्स अबाउट दिस, बट आई थिंक स्टार्ट इसी से करते हैं कि भाई 2017 में हमने ऐसे स्टार्ट किया था। ओके ये तो चलिए JMDI अकेडमी की जर्नी रही और इट्स अ लर्निंग फेज, सीखते रहेंगे। मेरा क्वेश्चन ये है आपसे, चलिए आपने पेन पॉइंट के साथ शुरू तो किया, बट यू मेड अ बिजनेस आउट ऑफ इट। आपने उसमें से बिजनेस बनाया, आपने एक अपॉर्चुनिटी देखी और बिजनेस बनाया। क्या IMCT के लिए आपको अभी भी लगता है कि कोचिंग की जरूरत है? तो पहले थोड़ा सा बिजनेस वाला एंगल में समझाता हूँ कि बिजनेस को बड़े नेगेटिवली देखा जाता है इंडिया में, क्योंकि शायद कुछ शुरू से ऐसा माइंडसेट चलता है या कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस हमारे पेरेंट्स के या उनके भी पेरेंट्स के रहे होंगे, जिससे जहाँ ये बिजनेस वर्ड इन्वॉल्व होता है तो एक बड़ी नेगेटिव कनोटेशन के साथ बुलाया जाता है।
ऐसा है नहीं। अगर किसी चीज़ को आपको लगता है कि कोई आप अच्छा काम कर रहे हैं, अगर वो सेल्फ सस्टेनिंग नहीं है या खुद सस्टेन नहीं हो सकता, तो वो कोलैप्स हो जाएगा। सेल्फ सस्टेनेबल मतलब थोड़ा तो बताइए। सेल्फ सस्टेनेबल मतलब अगर कोई मॉडल हम ऐसे बनाते, या तो हम दोनों में से कोई बेजोस का जो अमेजोन के मालिक है उसका भतीजा होता, काश। है? या वॉरेन बुफे ने हमें कुछ दान, मतलब $10-20 बिलियन दान में दे दिए होते, तो हम लोग एक फ्री ऑफ कॉस्ट, जो कि हम करना चाहते हैं, कि हर बच्चे तक पहुंच पाए, एजुकेशन हर किसी के लिए फ्री हो पाए, और वो भी क्वालिटी एजुकेशन फ्री हो पाए, अच्छा खाना हर किसी को मिल पाए। पर रियलिटी है कि ये लाइफ में ऐसा सच्चाई है नहीं। लाइफ मतलब बड़ी क्रूअल है। अगर आपने कोई अच्छा मॉडल बनाया है जिससे लोगों की हेल्प हो रही है और आपको लगता है वो पैसे के कारण कोलैप्स हो जाएगा, तो आप सोचिए आप बाकी लोगों का जो, जहाँ पे अगर आप उसको ऐसा मॉडल कुछ बनाते हैं जहाँ पे आप भी सर्वाइव कर पा रहे हैं, ग्रेटर गुड के लिए सोसाइटी की भी हेल्प हो पा रही है, और जॉब्स क्रिएट हो रहे हैं। जॉब्स क्रिएट हो रही हैं। आज के मार्केट में आप देखिए जॉब्स की इतनी मारामारी है। जो हमारा यूथ है, मतलब इंडिया की सबसे बड़ी पॉजिटिव ये है कि एक लार्ज नंबर ऑफ यूथ हमारे पास अवेलेबल है, बट ये एक ड्रॉबैक भी हो सकता है अगर इनकी एनर्जी सही जगह चैनलाइज ना हो। तो मुझे लगता है कुछ भी करें, अगर वो सस्टेनेबल नहीं है तो उसको सस्टेनेबल बनाइए, स्पेशली अगर वो हेल्प आउट कर रहा है, इट इज वर्किंग आउट फॉर द ग्रेटर गुड ऑफ द सोसाइटी, तो उसको सस्टेनेबल आपको बनाना आपका एक ड्यूटी बनता है। तो हाँ, पर इस कारण मैं ये नहीं कहता, और वो हम लोग ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड शुरू से रखते आए हैं, अभी भी रहता है हमारे अंदर, कि कोई बच्चा अगर बहुत सही में गरीब तबके का है और हमें लगता है कि नहीं इसको सही में मदद की ज़रूरत है, तो हमेशा से करते आए। मैं नाम नहीं लेना चाहता, ऐसे कई सारे बच्चे रहे होंगे जिनकी हमने शायद बहुत हेल्प भी करी, और कई बारी इस तरीके से हेल्प करने के लिए कुछ बच्चे हमारा यूज़ भी कर रहे थे, बट दैट इज़ ऑल राइट, मतलब उसको इतना माइंड नहीं करना चाहिए। पर जो एक रियली नीड में बच्चा और डिजर्विंग भी है एट द सेम टाइम, उस तक वो मदद पहुंचनी चाहिए, और हम लोग इस पर हमेशा वर्क करते रहे हैं और शायद आगे भी करते रहेंगे। अब दूसरा क्वेश्चन लेते हैं कि क्या सही में IMCT कोचिंग की ज़रूरत है? पहले अभी इस पे थोड़ा करते हैं, फिर IMCT पे, अभी बिजनेस पे थोड़ा रहते हैं। आपने ये चीज़ बिल्कुल सही बोली सर कि सर सस्टेनेबल होना चाहिए और आप ग्रेटर गुड ऑफ द सोसाइटी के लिए कर रहे हैं। सर जो एक एजेंट बैठा है बाहर, उसमें और आपके बिजनेस मॉडल में क्या फ़र्क है? वो भी तो चलो 6 लाख ले रहा है और कोई ना कोई तो जहाज पे भेज ही रहा है। सारे देखिए कुछ गलत हैं जो कि 6 लाख रुपए लेके बिल्कुल गायब हो जा रहे हैं, तो बट सारे नहीं कर रहे। हाँ, आपके बिजनेस मॉडल उनके बिजनेस मॉडल आप कैसे जस्टिफाई करेंगे? जमीन आसमान का अंतर है सर। मतलब मेरे को लगता है किसी एजेंट के साथ कंपेयर करना, तो हमारा सारा 7 साल की मेहनत की जो करी कराई है, नहीं बताइए सर, लोग जानना चाहेंगे, उस पर पानी फेरना हुआ। और मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे जहाज पे बहुत सारे, स्पेशली दुबई एंकरेज पे बहुत होता है, आप बारजे से आप बंकरिंग कर रहे हैं, उसमें कोई ना कोई बच्चा मिल जाएगा जो 14-14, 15-15 महीने से जहाज पे फंसा हुआ है। हालांकि एजेंट ने उसको चढ़ा दिया, पर वो इन ह्यूमन कंडीशंस में जी रहा है, क्योंकि वो किसी स्टैंडर्ड कंपनी में नहीं गया जिसके ऊपर कोई गवर्नमेंट भी एक्शन ले पाए। उन कंपनीज का सारे गोरख धंधे हैं। तो शिपिंग में देखिए, शिपिंग कहाँ तक अच्छी है? अगर आप रिकग्नाइज्ड स्टैंडर्ड मल्टीनेशनल कंपनीज, या इनफैक्ट इंडिया की भी जो वर्ल्ड ओवर ट्रेड कर रही हैं कंपनीज, सारी रिकग्नाइज्ड हैं, जिनके RPSL नंबर्स हैं, उन कंपनीज में आप सेल करते हैं, उन कंपनीज में आप काम करते हैं, तो सब सही है। शिपिंग मतलब इट्स अ वेरी गुड जॉब। बट अगर कहीं आप ऐसी जगह जाके फंस जाते हैं जहाँ पे जो कि शेडी बिजनेस में इन्वॉल्व हैं, हो सकता है तेल की स्मगलिंग हो रही हो सकता है ड्रग्स की स्मगलिंग हो रही हो, आपको नहीं पता, एजेंट ने आपको किसी जहाज पे चढ़ा दिया ना। ईरान में किसी जहाज, ईरान में भी बहुत बच्चे फंसते हैं, ईरान में फंस गए बच्चे, मलेशिया में फंस गए बच्चे। अब वो कैसे, अब आपको कैसे पता? आप तो एजेंट के पास गए थे, एजेंट पे कौन ठप्पा लगाएगा? ये सारे एजेंट का कोई गवर्नमेंट तो ऑथराइज्ड है नहीं। यहाँ पे आप क्या कर रहे हैं? हम आप ही से मेहनत करवाते हैं। एक राइट प्रोसेस फॉलो होता है जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा बनाया गया है, कि भाई एक ऑल इंडिया एग्जाम दे रहे हैं आप, ऑल इंडिया एग्जाम होता है IMU CET, वो आप जो कंडक्ट होता है पैन इंडिया, उसको आप क्लियर करते हैं। उसके साथ साथ आप जो अलग अलग मल्टीनेशनल शिपिंग कंपनीज हैं वो अपने खुद के स्पॉन्सरशिप एग्जाम कंडक्ट करती हैं।
आप वो एग्ज़ाम क्लियर करते हैं, एक जॉब सिक्योर करते हैं, कॉलेज में जाने से पहले आप जॉब एक अपने पास होती है, वो भी सारी स्टैंडर्ड कंपनीज में, आई मीन एंग्लो, टॉम, शेल तो नहीं लेती है, बट अच्छी अच्छी कंपनीज में, अच्छे अच्छे कॉलेज में आप जाते हैं, सिनर्जी, स्कॉर्पियो हो गई, फ्लीट हो गई, एमएससी होगी, बहुत सारी हैं जी। तो आप अपना मतलब फ्यूचर तो आपने पहले ही सिक्योर कर लिया, और कॉलेज में जाने से पहले कर लिया ये काम। आप ज़्यादा समझने वाली बात क्या है कि आपने यहीं पे अपना फ्यूचर सिक्योर कर लिया है। आप यू हैव लैंडेड अ जॉब बिफोर एंटरिंग द कॉलेज। तो ऐसा कहाँ मिल रहा है? और सही चैनल से गए हैं, अपनी मेहनत से गए हैं, आपका एक पर्सनैलिटी भी डेवलप हुई है उसमें। किसी के पैसे देके आपने घूस खिला के कहीं, वैसे तो इन कंपनीज में तो होता ही नहीं है, जो अच्छी कंपनीज है वो पैसा खिला के आपको कहीं एडमिशन नहीं मिलेगा। तो पहली बात तो उल्टी सीधी कंपनी में जाके फंसना क्यों है जहाँ पे आपका जीवन खराब हो। ग्रेटर, चलिए माना आप जस्टिफाई कर रहे हैं, हर जो बिजनेसमैन बैठा है उसके पास अपने बिजनेस को जस्टिफाई करने के रीजंस होंगे। अगर मैं पुराने ज़माने में देखूं, थोड़ा आते हैं, कोचिंग बिजनेस को कभी इज्जत नहीं मिली सर। अरे स्कूल में पढ़ने गए थे, ट्यूशन में क्यों पढ़ रहे हो, उस टीचर की इज्जत मार, अरे स्कूल में तो पढ़ाते ही तो फिर ट्यूशन पढ़ाने की क्या ज़रूरत है। कोचिंग बिजनेस मतलब अगर ये आपकी शिपिंग कंपनी होती सर, आपको मार्केट में इज्जत ज़्यादा मिलती। आप एक कोचिंग बिजनेस सर, एजुकेशन बिजनेस, एजुकेशन तो सबका राइट है फ्री ऑफ कॉस्ट होने का। जी जी बिल्कुल। तो थोड़ा सा प्लीज़ मुझे एलैबोरेट कीजिए इसमें सर प्लीज़। हाँ, तो इसको मैं इस तरीके से बोलना चाहूँगा कि मतलब आप सच कह रहे हैं कि ये राइट टू एजुकेशन हर किसी का राइट है, पर ये भी सच्चाई है कि जैसे मैंने पहले बोला था कि लाइफ इज क्रूअल, इट इज नॉट ऑलवेज फेयर। सो यू मीन टू से कि आप उस क्रूएलनेस का फायदा उठा रहे, अगर मैं ये बोलूं? फायदा नहीं है, मैं आपको बताता हूँ कि देखिए कोचिंग, मैं भी थोड़ा सा कोचिंग शायद कोचिंग शब्द से उतना रिलेट नहीं करता हूँ, इसीलिए हम लोगों ने अपना मॉड्यूल भी चेंज किया। आप ये सोचिए, आप इसको कोचिंग नहीं, अब JMDI एकेडमी एक गुरुकुल है। गुरुकुल में जो एक इज्जत आती थी, और गुरुकुल में क्या होता था कि भाई बच्चा गया, अब बच्चे की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी उस गुरुकुल की होती थी। ये नहीं कोचिंग की तरह, जैसे बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, अब उधर बच्चा गया, बच्चे ने पढ़ाई करी, कोचिंग इंस्टीट्यूट को मतलब नहीं कि बच्चे का क्या हुआ क्या नहीं हुआ। हम लोगों ने इसको चेंज करते हुए हम लोग अपने पुराने सिस्टम पे ही जा रहे हैं, जो पहले से इंडिया में चलता आता था। एक गुरुकुल सिस्टम चलता था कि भाई बच्चा जाएगा, जो गुरु हैं उनके पास ही रहेगा, वहीं शिक्षा उसको प्रदान की जाएगी, वहीं पे उसका पर्सनैलिटी भी डेवलप होगी। अब अलग अलग तरह की एजुकेशन होती थी। एकेडमिक तो इज जस्ट वन पार्ट ऑफ इट। एकेडमिक पार्ट तो एक सिंगल पार्ट है। उसके अलावा जो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का पार्ट है, बच्चे की एक माइंडसेट पे जो वर्क करना है, वो एक ऐसा इंटेंजिबल एसेट है जो लोगों को दिखता नहीं है। तो हम लोग धीरे धीरे, जैसे मैंने बोला था कि भाई हम लोग धीरे धीरे चीज़ों से सीख रहे हैं। तो जो गुरुकुल सिस्टम पे हम लोग आए हैं, तो मुझे लगता है कि हम लोगों ने ये सीख के ही आए कि हम लोग कोचिंग से अब गुरुकुल बन गए हैं, और बच्चा पूरे टाइम हमारे पास है। उसको एक ऐसे ही एनवायरनमेंट में रखना चाहते हैं कि जहाँ से वो समझ पाए कि भाई मैं किस जगह जा रहा हूँ, क्या एक्सपेक्ट करना है जहाज पे, किस तरीके से डिसिप्लिन में लाइफ जीनी है, क्या एक्सपेक्टेड है जहाज पे। तो एक ऑफिसर लाइक क्वालिटीज उस बच्चे में डेवलप हों, साथ साथ वो एकेडमिक में अपने एकेडमिक पार्ट में एक्सेल करे। तो इन चीज़ों पे ही हम लोग काम करें। जितने आप इस सेंटेंस, और से बीच में काट रहा हूँ, आपको खराब लग सकता है, बट जितने आप इस सेंटेंसेस बोल रहे हैं सुनने में बहुत अच्छे और रोजी लगते हैं, बट आपके पास जितने बच्चे हैं, क्या सारे वो चीज़ कर लेते हैं? तो क्या सारे ऑफिसर लाइक क्वालिटीज़ पा लेते हैं? बिल्कुल सही कह रहे हैं कि आइडियल वर्ल्ड में मैं तो यही चाहता हूँ कि जितने बच्चे मेरे पास आए, सबके सब अच्छी कंपनीज में जाएं और अच्छी जगह सिलेक्शन लें, एट द सेम टाइम एक अच्छा ह्यूमन बीइंग बन जाएं यहाँ से निकलने से पहले। अब समझने वाली बात यह है कि हम लोग इसमें कितना सफल हो पाते हैं। देखिए, ये हमारा एक स्टेप है? तो जैसे मैं बताऊं कि जब तक हम लोग कम बच्चों के साथ डील कर रहे थे, तो हमारा 100% रिजल्ट रहता था। 100% रिजल्ट रह रहा था। बच्चों पे हम लोग कम बच्चों पे ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट कर पाते थे। अब जैसे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बढ़े हमारे, तो हमारा रिजल्ट, जैसे पिछली बार हम लोग बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड नहीं थे, शायद 230 बच्चों का हमारा 222 बच्चों का हमारा सिलेक्शन हुआ आउट ऑफ 493 स्टैट्स मैं आपको शेयर कर दे रहा हूं। आउट ऑफ 490, तो 493 सर। ओके 493। मैं हर चीज राउंड ऑफ कर देता हूं, एक्चुअली मैं हर चीज राउंड ऑफ कर देता हूं सर। मैं करने नहीं दूंगा सर, आपका परसेंटेज रहे। हाँ, इसमें बात कीजिए आप। तो
अब देखिए यही रिजल्ट आपके सामने, और हम किसी से छुपाते नहीं है। तो एक कहावत और है कि मतलब देखिए अगर मैं हर बच्चे को अच्छा बना पाता तो शायद मैं गुरु द्रोणाचार्य हो जाता। शायद द्रोणाचार्य भी नहीं बना पाए सर वैसे। हाँ, सॉरी यहाँ पर मैं एग्री करूंगा, मतलब अगर गुरु द्रोणाचार्य भी नहीं बना पाए। गुरुओं में गुरु किसी को माना जाता है तो गुरु द्रोणाचार्य हैं। तो अगर मैं मानता हूँ कि शायद महाभारत में बहुत सारे नेगेटिव्स थे दुर्योधन के अंदर, पर कई सारी पॉजिटिव क्वालिटीज भी मतलब थी जो कि द्रोणाचार्य ने उनके अंदर डेवलप करी थी। जैसे गदा युद्ध, मतलब मल्ल युद्ध, ताकत में। हाँ, मतलब देखिए अगर मैं उसको एकेडमिक मानूँ, उसका एकेडमिक पार्ट तो वो एक्सेल करते ही थे, साथ साथ मेंटली भी बहुत टफ आदमी था वो। गलत साइड था बिल्कुल था, पर मेंटली भी बहुत टफ था। मतलब कोई इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स नहीं, अगर करना है तो भिड़ जाना है। तो मतलब जो कि हम लोग जैसे अपनी आर्म फोर्सेस में डिज़ायर करते हैं ये सारी क्वालिटीज़, राइट। तो बहुत सारी चीज़ें डेवलप करी, कुछ कमी रह गई। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि हम लोग कोशिश करते हैं और बच्चों के साथ लगे रहते हैं, और कभी भी ऐसा नहीं कि हम लोग पुराने लॉरेल्स के ऊपर रेस्ट करते हों। अगर आप कभी भी देखें तो हम लोग हमेशा ही इन्वॉल्व रहते हैं, हमारे टीचर्स के पीछे पड़े रहते हैं, हमारे टीचर्स भी लगे रहते हैं कि हर समय कुछ ना कुछ अगर कोई चीज़ वर्क कर रही है तो उसको और कैसे इंप्रूव करा जाए। जेएमडी आगे फंस गए हैं वो लोग, आपको पता है ये बात? हाँ, तो कई बार उनको भी लगता है कि जेएमडी आगे फंस गए हैं, क्योंकि कोई और डिसरप्ट करे। आजकल के ज़माने में अगर आप खुद को डिसरप्ट नहीं करेंगे तो कोई और आके डिसरप्ट कर देगा। तो अगर बच्चा हमारे पास 24 घंटे के लिए अवेलेबल है, अगर उसके बावजूद भी कुछ कमी रह जाती है तो कुछ कमी तो हमारी है। पर एक इंग्लिश में कहावत ये भी है कि यू कैन ब्रिंग अ हॉर्स टू द वाटर बट यू कांट मेक हिम ड्रिंक। आखिर में पानी तो उसने खुद ही पीना पड़ेगा, आप घोड़े को कुएं के पास तक तो ला सकते हैं। तो हम लोग कोशिश करते हैं कि भाई उसको ज़्यादा गर्दन ना झुकानी पड़े, हम पानी और ऊपर उसके पास ले आएँ। बट कुछ कमी हमारी फिर भी रहती है, उस पर हम लोग इम्प्रूव, जैसे मैंने बोला कि हम फीडबैक पे काम करते रहते हैं। तो पिछली गलतियों से कुछ सीखा, उसको फिर दोबारा इंप्लीमेंट किया और अच्छा करने की कोशिश की। कहीं टेक का इंप्लीमेंट करना है तो उसके ऊपर लग गए। तो कुछ ना कुछ एकेडमी में हम लोग नया करते रहते हैं। जो चीज़ अच्छी चल रही है उसको और इम्प्रूव करने की कोशिश करते रहते हैं। कुछ गड़बड़ हो गई तो उसको माफ़ी भी मांगते हैं, जैसे लास्ट टाइम मांगी थी। ओके, अभी सर थोड़ा सा वापस आते हैं, थोड़ा सा जेएमडी में थोड़ा आगे चले गए, सॉरी यार, थोड़ा फिर पीछे आएंगे फिर आगे जाएंगे। आपने पहले बात करी थी, अभी भी IMSUT कोचिंग पे नहीं आए, जरूरत है कि अभी तो क्वेश्चन जानेंगे वो। हाँ। अभी बात करते हैं ग्रेटर गुड ऑफ द सोसाइटी। आपने बोला मतलब आपने 2-3 बार आप अंदर बड़ा प्राउड फील कर रहे हैं इसमें कि हम ग्रेटर गुड ऑफ द सोसाइटी कर रहे हैं। बिल्कुल। जेएमडी अकेडमी ग्रेटर गुड ऑफ द सोसाइटी कर कैसे रहे, समझाइए। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। लोगो शायद आपको वो वीडियो मिल जाएगा, वो हमारा स्टूडेंट है। अब मैं जैसे नंबर्स और नाम के साथ थोड़ा सा वीक हूँ। आप बताइए, नाम मैं बता दूँ। हाँ, नाम आप बता दीजिएगा। तो ये बच्चा हमारे पास आया था और इसके पिताजी जूते की ठेली लगाते हैं। मोहम्मद इरशाद ठेली भी लगाते, स्ट्रीट हॉकर है, सड़क स्ट्रीट हॉकर है। अब ये सोचिए, बच्चा आया, उसने पूरा समर्पण कर दिया यहाँ पे कि भाई आप देखिए क्या कर सकते हैं। माताजी पिताजी ने भी पूरा कि बच्चा आपके पास है, जो देखना है कैसे करना है इसको आप ही को बनाना है। वो बच्चा इस समय मर्चेंट नेवी में एक ऑफिसर है कि नहीं, अब उसने मैनेजमेंट में कितनी पुश्तें अपनी सुधार दी, आने वाली सारी पुश्तें सुधर गई कि नहीं सुधर गई उसकी? 100% सर, होपफुली। मतलब ये तो मैं मानता हूँ कि अगर एक, मैं अपना केस भी है कि मर्चेंट नेवी में अगर एक कोई गरीब तलबे का या ओके थोड़ा सा ऊपर तलबे का बच्चा है और अगर वो एक बंदा मर्चेंट नेवी में चला जाए, वो पूरे परिवार की पुश्त को इम्प्रूव कर देता है, ये गारंटीड है। ये तो मैं मानता हूँ, यहाँ पर मैं अग्री करता हूँ। तो इसमें मैं थोड़ा सा, शायद बहुत सारे दर्शक जानते हों या कुछ भ्रांतियाँ उनकी फिर भी रह गई हैं, तो इसलिए मैं बताना चाहता हूँ कि मर्चेंट नेवी एक ऐसा प्रोफेशन है जहाँ पे बेसिकली काम तो आप जहाज पे कर रहे हैं और काम है कार्गो को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाने का, पर इसके लिए आपको पैसे जो मिलते हैं वो किसी रॉकेट साइंटिस्ट से कम नहीं मिलते, ज़्यादा मिलते हैं सर। ज़्यादा, मतलब साइंटिस्ट तो मैंने गलत ही टर्म यूज़ कर दिया। मतलब मैं ऐसा क्लेम कर रहा हूँ या मेरे पास बहुत ज़्यादा कोई शॉर्ट स्टैट्स नहीं है कोई, तो इसलिए कोई मेरे पे केस मत करिएगा। पर मुझे लगता है कि शायद 60-70% IITian से भी ज़्यादा पे स्केल हमारा, और जो ग्रोथ एक करियर में है वो रहती है इस प्रोफेशन में। मैं IIT का एग्जांपल इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि IIT को हम लोग पिनैकल पर रखते हैं,
और अपने हमारे लिए भी यही था सर। इस बार तो IIT वैसे दादू सर, इस बार तो IIT का ही बहुत बुरा हाल रहा है सर प्लेसमेंट के मामले में। हाँ, तो 38 से 40% बच्चों का प्लेस नहीं हुआ है सर। एवरेज सैलरीज भी घट गई जस्ट फॉर दिस स्टैट्स। तो सर मैं बस यहीं पे बोलना चाहता हूँ, इसलिए मेरा थोड़ा सा ना, और मैं अंदर से ज़्यादा गर्व से भर जाता हूँ, कभी कभी फूल जाता हूँ, तो हवा निकालनी जरूरी रहती है। तो जब मैं सोचता हूँ कि IIT में 30% बच्चों का नहीं हुआ और मेरे यहाँ से 222 बच्चे जो निकल के गए हैं, 222 सही स्टार्ट, हाँ 222 सारे के सारे जॉब लेके गए अच्छी कंपनीज में गए, जहाँ पे उनका पैकेज शायद टॉप 10 या 20% जो IT क्रीम रहेगी उनके जैसा रहेगा, और हो सकता है करियर का ग्राफ उनसे बेटर रहे थोड़ा सा इनिशियल फेज में। और देखिए मैं ये कहता हूँ कि 20% IITians अलॉट, मतलब उनका दिमाग बहुत अच्छा है, बहुत कुछ कर सकते हैं, तो ये हमारे लिए भी ट्रू है। आजकल एंटरप्रेन्योरशिप का जो कीड़ा है खाली IITians के पास नहीं है, हमारे फील्ड में देख लीजिए कितने लोग कर रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो आप भी ले ही आए हैं कीड़ा, देखिए बिजनेसमैन बनने का सर। हाँ जी बताइए। हाँ, तो इसलिए मैं कहता हूं कि और अंतर देखिए, अभी मैंने सिर्फ पे स्केल्स कंपेयर किया था, विच इज कंपेरेबल, करियर ग्राफ कंपेरेबल फॉर द फर्स्ट इनिशियल 10 years। मैं उसके बाद चलिए मैं बताता हूं आपको, जब तक आप कप्तान नहीं बनते, क्योंकि फटाफट मैं स्टार्टिंग में आपकी रॉक सॉलिड ऐसी है। प्रणीत जी मैं इसको और उसके बाद तो कप्तान बन गए और जिंदगी भर कप्तान है। तो मैं इसको और कर लेता हूं। आप 10 साल मत लीजिए, आप इसको 14 साल ले लीजिए, 15 साल ले लीजिए। 15 साल में तो बच्चा कप्तान बन जाएगा, चीफ इंजीनियर बन जाएगा। एक कप्तान और चीफ इंजीनियर की सैलरी मिनिमम क्या है? $10,000 मिनिमम, 8 से 9 लाख रुपए, 8 से 9 लाख रुपए महीना। और वो 6 महीने अगर सेल करता है 54 लाख रुपए, तो 54 लाख रुपए हो गया और टैक्स फ्री हो गया सर, टैक्स फ्री। तो 54 लाख रुपए लैंड पे कमाने के लिए हमारे IITian को इंडिया में रह के कितना कमाना पड़ेगा? कम से कम 1 करोड़ का पैकेज चाहिए, कम से कम 1 करोड़ का पैकेज, क्योंकि खर्चे भी करेगा ना, तो पूरी सेविंग है सर। कितने लोगों के पास 1 करोड़ का पैकेज है यार, जो 15 साल बाद क्लेम कर सकते हैं? कितने IITians क्लेम कर सकते हैं 15 साल बाद मैं 1 करोड़ का पैकेज लूंगा? आपके पास, मेरे पास स्टैट्स 2019 के थे सर, अभी 2022 के मुझे एग्जैक्ट नंबर याद नहीं है। 2019 में नंबर 2200 के आसपास था कि जिनका 1 करोड़ से ऊपर का पैकेज था, डॉक्टर्स इंजीनियर्स को मिला के। 2019 का जो इकोनॉमिक टाइम्स में आया था, और 2023 का या 2024 का नंबर बढ़ गया है सर। एक रफ स्टेट सर मेरे पास है कि शायद 80 लाख लोग मिलियनर्स में आते हैं, तो ये उनकी नेटवर्क आ रही है सर। बट सर जो उसमें तो बिजनेसमैन भी है ना सर, बिजनेसमैन भी, जिसमें आप जैसे बिजनेसमैन भी होंगे आगे चल के सर मिले। तो मैं ये कहना चाहता हूँ सर, ये मिलियनर्स हैं पर इनकी नेटवर्थ है, ये इनकी सैलरी नहीं है। नहीं सैलरी, यहाँ आप मिलियनर बन रहे हैं सैलरी स्ट्रक्चर से ही, और आप ये नहीं देख रहे कि आप सिर्फ 6 महीने काम कर रहे हैं। 6 महीने आपके पास बहुत, आपको दिमाग लगाने के लिए, सोचने के लिए, और क्या अच्छा कर सकते हैं वो लगाने के लिए बहुत टाइम है, और इतनी फ्लेक्सिबिलिटी किसी जॉब में नहीं है। तो जॉब के मामले में, और मैंने एक मेन चीज़ तो कंपेयर नहीं करी। आप ये देखिए, जो बच्चा इस फील्ड में आ रहा है और जो बच्चा IIT में जा रहा है, उनके लेवल में कितना अंतर है। ये फील्ड है कॉमन लोगों के लिए, IIT है क्रीम के लिए। भाई 13-14 लाख लोग पेपर देते हैं, मात्र 10,000। अब तो वो सीटें बढ़ गई हैं, तभी अनप्लेस भी बढ़ गए हैं। हमारे टाइम पे वही था, 4-5 लाख बच्चे एग्जाम देते थे और होते थे शायद 4500 बच्चे तो निकलते थे उसमें। तो आप देखिए, और बच्चे क्या करते थे, 3-3, 4-4 साल ड्रॉप करे जा रहे हैं। 2 साल तो मैंने भी ड्रॉप किया सर, मैं भी मैंने भी ड्रॉप किया भाई। तो क्या क्रेज था IIT का, और कोई गलत नहीं था। क्वालिटी एजुकेशन, बेस्ट ऑफ द बेस्ट इंस्टीट्यूट हो गए, सारी फैसिलिटीज हैं वहां पे, तो कोई क्यों ना ड्रीम करे उसके लिए। पर वही ड्रीम, वो कहते हैं ना, एक ऐड आया था, अगर यही सब कुछ आपको इतने दामों में मिले तो आप कोई वो क्यों करे, ये ना करे। अच्छा, सही बात है। तो आप यहाँ पर बेसिकली ये बातें करते करते अपना और बिजनेस मॉडल को स्ट्रॉन्ग करना चाह रहे हैं, लोगों को प्रमोट कर रहे हैं जी। मैं बिजनेस मॉडल स्ट्रॉन्ग नहीं, मैं इस चीज से परेशान हूँ कि इस फील्ड के बारे में, मर्चेंट नेवी के बारे में अभी भी सर 60,000 लोगों ने पेपर दिए हैं। 60,000 बच्चे पेपर दे रहे हैं बस। और मैं कहता हूँ थोड़ी बहुत नॉलेज, जो टूटी फूटी नॉलेज भी होगी, वो शायद 1-1.5 लाख लोगों को होगी, मतलब जो अपार्ट फ्रॉम 12th के बाद। बिल्कुल अग्री। तो ये एजुकेशन लोगों तक फैलनी बहुत ज़रूरत है। जो स्पेशली जो बच्चे बिहार में जिनके पास कुछ सूझ नहीं रहा, जो महाराष्ट्र में जिनके पास कुछ नहीं सूझ रहा, हमारे पास तो हर, मतलब इंडिया के हर कोने से बच्चा आता है, तो जो देख कर पता चलता है कि यार बहुत ज़रूरत है अभी इस प्रोफेशन की। सालों निकाल देते हैं सर सरकारी नौकरी की तैयारी करते करते, SCCGL ये सब। हाँ। और बच्चे अच्छी पढ़ाई करे हुए हैं, वो यहाँ पर नौकरी पा सकते हैं। मैं अग्री करता हूँ सर, यहाँ पर मैं अग्री करता हूँ। सो अगर मैं ये बोलूँ, आपका मतलब ग्रेटर गुड ऑफ द सोसाइटी से है कि जी जो बच्चा मेरे पास से निकला उसका पूरा परिवार सुधर गया, बशर्ते वहां पर काम करता रहे। तो ये जब पूरा परिवार सुधरता है ना, तो इंडिया का भी GDP में एक
वो परिवार पूरा इंडिया की जीडीपी को ऊपर उठाने में पूरा पार्ट प्ले करता है। तो गुप्ता जी आप कहना चाहते हैं जब तक आप 500 मर्चेंट नेवी ऑफिसर से ऊपर निकाल चुके हैं, आपने 500 परिवारों की आपको दुआएं मिल गई, आप ये कहना चाह रहे हैं? सब मिलनी तो चाहिए। अब पता नहीं कोई परेशान हो कि जहाज पे कोई गाली ना दे रहा हो। देखो सर, गाली सब दे रहे होंगे जहाज पर, अगर आपको लगता नहीं है तो दिक्कत है, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर जहाज ही नहीं होने जहाज फील कराने के लिए, यहाँ तो पैसे देखते हैं। क्या जहाज पे जाके आपने गाली नहीं दी, साला कहाँ के फंस गया, बताइए सर आप मुझे। हाँ देखिए, ये सच्चाई बात यही है, सच्चाई यही है कि जब काम करना पड़ता है। आज खुद आप नौकरी छोड़ के बैठे हैं गुप्ता जी, और लोगों को मर्चेंट नहीं भेज रहे हैं। बहुत तीखा सवाल है ये, नहीं जवाब दीजिए इसके बारे में। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, पर मैंने नौकरी कब छोड़ी है सर? मैं कुछ बन 10-12 साल के बाद, हाँ, कुछ अचीव कर लिया तब नौकरी छोड़ी है। आज भी कोई मेरे को बोले क्या आप नौकरी की उस पीरियड को एंजॉय करते हैं, सोच के मैं बिल्कुल करता हूँ। सर क्या बात कर रहे हैं, जब आपकी उंगली टूटी थी, टूटी हुई उंगली के साथ 10 दिन सेल किया है, वो जरा वक्त याद कीजिए, क्या तब एंजॉय करते थे? तो वो पीरियड पर मैं अब याद करता हूँ तो बड़ा मजा आता है। क्या बात कर रहे हैं सर, मैं घबरा रखा हूँ यहाँ पे आपकी उंगली। तो आप टूटी हुई उंगली के साथ यहाँ पर लकड़ी बंधी हुई है और पैरासीटामोल खा के आप। पर आप ये देखिए ना, आप उस टाइम जहाज के सबसे इंपॉर्टेंट आदमी है, सब लोग आपकी केयर कर रहे हैं। इतनी केयर तो मेरे घर पे आज तक किसी ने नहीं करी। भाभी जी प्लीज नाराज मत होइएगा, मैं माफी मांगता हूँ। तो आप ये भी देखिए ना, उसके पॉजिटिव भी है। ओके, तो चलिए, ग्रेटर गुड ऑफ द सोसाइटी डन, माना सर इस बारे में। बट अगेन हैविंग सेड दैट, जिन बच्चों का हो गया, जिन बच्चों का नहीं हुआ आपके पास से, उनका क्या? चलिए अभी बाद में आएंगे, सिर्फ थोड़ी क्वेश्चन को रिफ्रेम करता हूँ, थोड़ा सा और चेंज करता हूँ, क्योंकि वो आगे चला जाएगा। पीछे आते हैं सर, अब बात करते हैं, अब ये भी होगा, ग्रेटर गुड ऑफ द सोसाइटी भी हो गया, मर्चेंट नेवी भी बता दिया, JMDI की बात भी होगी। अब बात करते हैं, बट आपने तो यार बिजनेस कहीं ना कहीं आउट ऑफ थिन एयर क्रिएट किया। IIT की कोचिंग चल रही थी, ND की चल रही थी, IMUCT उस टाइम पे मात्र 17,000 या 20,000 लोग पेपर देते थे, शायद उससे भी कम, और आपने उसकी कोचिंग शुरू कर दी। क्या जरूरी भी थी IMUCT की कोचिंग? देखिए, मेरा तो ये मानना है कि अगर हर तरह का बच्चा है, जो बहुत अच्छा बच्चा है, जिसको कोचिंग नहीं ज़रूरत है, हम उसके साथ खड़े हैं। ये अब से नहीं, 2017 में जब हम लोगों ने ये स्टार्ट किया था अकेडमी, कोई बच्चा हमसे फ्री काउंसलिंग के लिए आता था तो हम लोग उसको शायद घंटे उस टाइम थोड़ा हम लोग ज़्यादा टाइम दे पाते थे, फ्री थे, सिर्फ 6 बच्चे हमारे साथ हैं, तो उस टाइम भी हम लोग बच्चों की घंटे बैठ के खुद काउंसलिंग करते थे, चाहे वो वहाँ पे एडमिशन ले ना ले। और खाली एक बार काउंसलिंग करा के गया इसका मतलब नहीं कि उसको छोड़ दिया। फ़ोन पे भी 10 बार ही पूछ रहा है चीज़ें, किसी के पेरेंट्स भी पूछ रहे हैं, वो आज भी हमारी रिगार्ड करते हैं। और ये अभी भी ये कल्चर हमारी एकेडमी में अभी भी चल रहा है। तो कोचिंग किसके लिए है, किसको गुरुकुल की सही में ज़रूरत है, ये उसके लिए। अब हर तरीके का बच्चा है, आप ये तो नहीं कह सकते ना कि मतलब मैं क्या बोलूँ कि जैसे अब एकलव्य भी था जो खुद से सीख गया सिर्फ गुरुजी की मूर्ति रख के। तो जो एकलव्य है वो सब चीज़ें सब जगह अवेलेबल है। आप हमसे सिर्फ काउंसलिंग कराइए, कहीं आपको प्रॉब्लम लगती है कि किस कंपनी में जाना है, किस कंपनी में नहीं जाना है, हर चीज़ हमने वेबसाइट पे अवेलेबल कर रखी है। वेबसाइट पे अवेलेबल, और मर्चेंट नेवी डिकोडेड में तो फ्री लेक्चर्स भी पड़े हुए हैं कि भाई आपको कैसे ज्वाइन करना है। तो जो एकलव्य है उनके लिए कोचिंग बिल्कुल है ही नहीं, ये तो अर्जुन के लिए है। अर्जुन को द्रोणाचार्य ने किया था, ट्रेन किया था, तो सबसे बड़े धनुर्धर भी बने थे। तो किसी को लगता है कि वो एकलव्य बन के कर सकता है काम, बिल्कुल कर सकता है, पर हम मतलब द्रोणाचार्य आप ही बनना चाहते हैं? चलिए चाहते हैं, पर हम तो उनकी धूल के बराबर भी नहीं है। ठीक, पर देखिए उस टाइम पे भी जो कर्ण थे, कर्ण सूर्य पुत्र थे, अर्जुन इंद्र के पुत्र थे, मतलब माना जाता है ना कि थे तो कुंती पुत्र ही, बट बोला जाता है। तो ये दिव्य लोग थे, इनको भी जब गुरु की जरूरत पड़ी थी, तो ये तो अभी तो जो बच्चे हमारे पास आते हैं तो हम सब लोग तो तुच्छ हैं, बिल्कुल। तो आप कैसे कह सकते हैं कि इनको गुरु की जरूरत नहीं है? तो और गुरु द्रोणाचार्य फीस लेते थे शायद, आई गेस। तो वो भी बहुत गरीब हुआ करते थे, फिर वो अमीर हो गए थे। तो आप भी अमीर बनने की कोशिश कर रहे हैं इस तरह से करके। गुरु द्रोणाचार्य का मैं बताता हूँ। गुरु द्रोणाचार्य को तो तप्केश्वर मंदिर है सर, जहाँ पर वो रहते थे गुफा के अंदर बहुत गरीबी के साथ, उनको जिन लोगों को नहीं राज्य मिल गया था, मतलब पांडवों ने जीत के दिया था गुरु दक्षिणा में। तो यहाँ पर आपको स्टूडेंट्स आपको कुछ जहाज देने वाले, हमें ऐसा कुछ नहीं चाहिए। तो अब ये बात आती है कि भाई बहुत सारे बच्चों के दिमाग में रहता है कि यार ये बहुत पैसा कमाते हैं, बहुत मोटा छापते हैं। सर हाँ सर, फीस देखिए, पैसा छाप आपने जो बात बोली ना, ये उसी से निकल के कि आपने बोला ना कि आप अमीर बनना चाह रहे हैं। 85,000 फीस है सर आपकी, फिर साथ में आपने अब ये भी कंपलसरी कर दिया है रहना खाना यहाँ पर, उसका भी आप 8500 पर मंथ अलग से ले रहे हैं। तो प्लीज बताइए सर। 2 तरीके से देखा जा सकता है। एक तो आप
नेगेटिवली देखें कि भाई आपने रहना खाना जो है कंपलसरी कर दिया पैसे बनाने के लिए। दूसरा तरीका ये जो मैंने आपको बताया कि भाई हम लोग क्या सोच के गुरुकुल सिस्टम में आए थे कि अगर बच्चे के माइंडसेट पे काम करना है, और ये आपको भी पता है कि जब हमारे पास पूरा हॉस्टल नहीं था, बच्चा 24 घंटे हमारे पास रहने का कंपल्शन नहीं था, जब बच्चा पीजी में रह रहा था, तो उस टाइम हम लोगों ने किस तरह की प्रॉब्लम से झेली। मतलब बच्चा देखिए, आप हमारे पास हर तरह का बच्चा आता है जिसको हमें सुधारना है पढ़ाई कराने के अलावा। तो अब बच्चा उसमें उस टाइम अगर कोई बियर, हम लोगों ने बियर पीते हुए बच्चों को पकड़ा, बच्चा क्लास अटेंड करना बंद कर दिया, उस टाइम निकल गया मसूरी घूमने। तो देहरादून बच्चा हर एक बच्चा खाली इतना मोटिवेटेड नहीं होता कि पढ़ाई के मोटिव से आया। अब देहरादून का नाम सुन के बहुत सारे बच्चे इस तरह के लिए भी आते हैं कि भाई पेरेंट्स को बोला कि पढ़ने जाना है और यहाँ के घूमने फिरने में लग जाना है, और आपने उनकी ज़िंदगी नरक बना दी है यहाँ पे। अगर किसी पेरेंट्स ने हम पे विश्वास करके बच्चा भेजा है तो ये तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है ना कि अगर हम बच्चे की जीवन में जहर नहीं घोल रहे हैं तो हम कुछ अपना काम सही नहीं कर रहे हैं। तो मतलब एक तो टीचर फंसे हुए आपके, तो बच्चे भी फंसे हुए और बच्चे ही फंसे हुए हैं। या तो मतलब आपने फंसाने का पूरा साम्राज्य बना रखा है यहाँ पे। या तो बन जाए या फिर निकल जाए। जैसे बहुत सारे बच्चे चले जाते हैं छोड़ के कि भैया तो मेरे से नहीं पढ़ा। ये प्रॉब्लम सिर्फ मतलब मर्चेंट नेवी के लिए नहीं है। ये प्रॉब्लम देखिए ओवरऑल प्रॉब्लम ये सोसाइटी की प्रॉब्लम बनी हुई है। मैं बताता हूँ क्यों। आज की जनरेशन है जनरेशन ऑफ एक्सेस और बहुत सॉफ्ट हो गई है। मतलब हम अपनी जनरेशन देखें तो हमसे पहली वाली जनरेशन और टफ थी, फिर हमारे को थोड़े से चीज़ें और आसान हुई हमारे लिए, फैसिलिटीज़ ज़्यादा मिली, खाने पीने की चिंता खत्म हो गई, बहुत सारी चीज़ों की चिंता खत्म हो गई, एंटरटेनमेंट के लिए टीवी भी आ गया था, घर पे है, इंटरनेट नहीं था हमारे टाइम पे, इंटरनेट जस्ट आ रहा था। तो अब बच्चे को हर चीज़ बटन पे अवेलेबल है, खाना चाहिए, स्विगी है, जोमेटो है, 50 चीज़ें हैं, एंटरटेनमेंट के 50 OTT चैनल हैं। तो बच्चे अब बहुत सॉफ्ट है। एक प्रॉब्लम खाली हमारी नहीं, आर्म फोर्सेस के लिए भी प्रॉब्लम है, पर आर्म फोर्सेस अपने बच्चे ढूंढ लेती है और फिर उनको सही भी कर देती है। तो रिक्वायरमेंट, क्योंकि हमें जितनी की रिक्वायरमेंट है, बच्चा अभी भी उस बहुत बड़ी पॉपुलेशन है हमारी, और ये हमारा एक पॉजिटिव होना चाहिए। इतनी लार्जेस्ट पॉपुलेशन है और वर्किंग एज की पॉपुलेशन है। यूरोप बुढ़ा हो गया, जापान बुढ़ा ही है, और यूरोप भी उधर ही पहुंच रहा है। तो मेजॉरिटी ऑफ द वर्ल्ड, चाइना की पॉपुलेशन डीपॉपुलेट हो रहे हैं, वो उनकी कम होती जा रही है। अब यंगस्टर्स है ही नहीं। अब वो पीछे पड़े कि भाई बच्चे करो। उन्होंने पहले मना किया कि बच्चे मत करो, अब कर रहे हैं बच्चे करो। हमें तो वी शुड फील लकी कि भाई हम लोग ऐसी जगह पे हैं जहाँ पे हम लोग इस जगह बैठे हुए हैं जहाँ हमारे पास यूथ पावर है। हम यूथ को गाइड तो करना पड़ेगा ना। अब कोई बिगड़ गया, अब पेरेंट्स क्या करते हैं, हमारे टाइम पे तो थप्पड़ लगा देते थे। अब मैं आपको मजे की बात बताता हूँ, एक थप्पड़ में कई बार जिंदगी चेंज हो जाती है। तो 8वीं क्लास की बात है, मैथ्स में फैक्टराइजेशन वाला चैप्टर चल रहा था, तो टेस्ट हुआ 50 नंबर का, तो मेरे आए 1 नंबर, तो उसमें मुझे लगा मेरे 0 हैं। तो मैंने पापा को जाके दिखाया कि मेरे साइन कराना होगा, इसलिए दिखाया कि मैं साइन कराना था। तो जाके वो दिखाया, तो उस टाइम पापा ने साइन कर दिया, बोले कि तेरे 0 नहीं है, तेरा 1 नंबर है, और हंस के उन्होंने साइन कर दिया। तो वैसे पढ़ाते नहीं थे, पर उसके बाद वो लेके बैठे, तो मैथ्स लेके बैठे, और मैथ्स उनका अच्छा था, खुद इंजीनियर भी थे, काफ़ी उन्होंने मतलब कई डिस्ट्रिक्ट टॉप करी थी जब अपने टाइम पे। तो लेके बैठे, तो पहले दिन समझाया तो थोड़ा समझ में आया, तो पहले दिन गलती करा तो प्यार से समझाते रहे। दूसरे दिन बैठाया, मैं फिर वही पुरानी गलती दोबारा करी, तो उन्होंने कुछ नहीं किया, सीधे घुमा के एक चाटा मारा और मैं जमीन पे। और क्या बोला वही बता। और फिर बोला कि अनाज खाते हो या गोबर? अनाज खाते हो या गोबर? तो पर उसी टॉपिक का दोबारा टेस्ट हुआ, 50 नंबर का टेस्ट हुआ, मेरे 50 में 50 आए थे कई बार। तो आप क्या सर, आप थप्पड़ प्रमोट करना चाहते हैं? नहीं, मैं ये बताना चाहता हूँ कि हर बच्चे पे ना अलग चीज़ वर्क करती है। कुछ लोगों पे थप्पड़ काम करता है, और कुछ लोगों पे हो सकता है थोड़ा इमोशनल चीज़ें या इमोशनल क्वेश्चन अलग तरीके से उसको इमोशनली डील करना पड़े। खैर मारना पीटना तो आप थप्पड़ मारते हैं यहाँ पे अकेडमी में? पहले क्लियर कर दिए इससे पहले कि लोग वहां से बोले अरे मेरे बच्चे को आई विश मैं हाथ उठा सकता कि मैं एटलीस्ट छड़ी रखवा सकता कि पढ़ रही है। और कभी मन करता है, इतनी मूर्खता भरे काम करते हैं बच्चे की इनको छड़ी पड़े। और कुछ पेरेंट्स बोलते हैं कि आप लगाइए, कुछ पेरेंट्स बड़े मतलब दिल खुश कर देते हैं, पर हम ये सब काम नहीं करते हैं। बच्चों को अलग तरीके से पनिश करने के तरीके हैं, उनको हॉपिंग पुशअप भी है। फिर आजकल तो हम पढ़ाई पे ज़्यादा विश्वास करते हैं कि अगर एक सवाल किया है गलत तो वो 10 सवाल दोबारा करेगा वहाँ पे
बैठ के। तो इस तरीके से कुछ कुछ नए नए इनोवेटिव तरीके निकालते हैं करने के। अब देखते हैं काम कौन सा करता है, पर पता है कि भाई आजकल के बच्चे इतने सॉफ्ट हैं कि शायद मार पिटाई तो काम नहीं कर सकती। बट आप लगे हुए हैं। हाँ, हम लगे हुए। ओके, सो कमिंग बैक, अब यहाँ पर क्लियर हो गया, आपको लगता है कि पांचों उंगलियां बराबर नहीं है और सब अलग अलग है। हाँ, सब अलग। बट तो सिर्फ IMU-CT के लिए, अच्छा चलिए अगर ये पूछें कि आप 85,000 रुपये प्लस 8,500 रुपीज में बच्चे को क्या क्या देते हैं? पहले आप, हाँ, मैं ये थोड़ी सी बात इनकम्प्लीट रह गई थी कि हमने हॉस्टल भी चालू कर दिया, बच्चों को वो भी कर लिया। तो मैं आपको मजे की बात बताता हूँ। मैं बच्चे का नाम, क्यों मैं नाम के साथ अच्छा नहीं हूँ, तो एक बच्चा था जो, जब तक हम लोगों ने ये गुरुकुल सिस्टम नहीं बनाया था तो हमारे पास पार्शल जगह थी सिर्फ 160 बच्चों को हॉस्टल में रखने की। एक बच्चा अपने घर पे पता नहीं क्या झूठ बोल के निकला था, उसके फादर पुलिस में थे। मैं नाम ले सकता हूँ, मुझे नाम याद है बट मैं लूंगा नहीं। हाँ, तो एस से नाम है उस बच्चे का। हाँ, तो वो झूठ बोल के निकला हुआ था। अब उसने घर पे उसके फादर का, मतलब अनलकीली फॉर दैट स्टूडेंट, उसके फादर का कॉल मेरे पास आ गया। तो उन्होंने बोला, क्योंकि मैंने थोड़ा सा उसको पुश किया हुआ था कि भाई एक तो क्लास अटेंड नहीं कर रहा था, तो बहुत सारी चीज़ें चल रही थी उसके साथ। तो बोला कि सर आप लोग, बच्चे को थोड़ा परेशानी हो रही है, अकेडमी की तरफ से ज़्यादा परेशान किया जा रहा है। तो उसको बताया कि सर आपके पास शायद चीज़ें सही पहुंच नहीं रही हैं, बच्चा एब्सेंट बहुत हो रहा है। अकेडमी में पहले रहता था, वहाँ से इसने बाहर चला गया, PG में रह रहा है अभी। तो बोला आप तो बहुत बहुत चार्ज करते हैं। मैंने कहा सर हमारा फीस 8,500 रुपीज़ है। तो वो 2 मिनट के लिए चुप हो गए। तो बोले सर 8,500 में आप खाना पीना रहना, मतलब 24 आवर्स इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई, वार्डन 24 घंटे वार्डन गार्ड, सब ये सब आप 8,500 में दे रहे हैं? मैंने कहा हाँ, आपको क्या पता था? तो बोले सर मेरे बेटे ने मतलब ऐसी तैसी करी हुई है, उसने पता नहीं क्या फिगर कोट करी हुई थी और वो बाहर जाके रह रहा था। सर मैं आपको फिगर ही बता देता हूँ, 18,000 रुपीज़ पर मंथ। 18,000 रुपीज़। तो मतलब हमारे पास बच्चे इस तरीके से भी गलत काम करने के लिए जो आते थे, वो इस तरीके से भी काम करते हैं। तो मैं बता रहा हूँ कि 8,500, आप ये देखिए, आप ना खाली प्राइस पे मत जाइए। और सेम फॉर अकेडमी, एक चीज़ होती है प्राइस और एक चीज़ होती है वैल्यू। हर बच्चे को ये चीज़ जितनी जल्दी समझ में आ जाए उतना अच्छा है। मतलब खाली बच्चे को नहीं, ये लाइफ में मेरे ख्याल से हर किसी आदमी को अगर प्राइस और वैल्यू के का अंतर पता चल जाए कि प्राइस तो व्हाट ही पेज, वैल्यू इज व्हाट ही गेट्स। तो आप, अगर मैं आपको आज बोलूं कि तू मुझे या कोई बच्चा मुझे कितने कितने लाख रुपए देगा, कि अगर मैं उसकी गारंटी करता हूं कि मैं तेरे को ट्रेन करके ऐसी जगह, मैं कुछ नहीं बोल रहा मर्चेंट नेवी जाना है क्या करना है, पर जो बच्चा 12वीं में गया है कि मैं तेरे को ऐसा बना दूंगा कि तू जाके आज से 10 साल बाद 10 लाख रुपए महीना कमा रहा होगा, 8 लाख रुपए महीना कमा रहा होगा, तो इसकी क्या वैल्यू है? अब आप ऐसे सेट करोगे, पूछोगे तो भाई यहाँ पर पीछे ही बच्चे खड़े हैं, हाँ भाई तुम बता दो क्या वैल्यू है इसकी। पेरेंट्स कुछ भी देने को तैयार हो, थोड़ा लाउड बोलो। क्या? पेरेंट्स तो कुछ भी देने को तैयार हो जाएंगे। पेरेंट्स कुछ भी देने को तैयार हो तो जाएंगे। ये मैंने एक बहुत क्रूड वे में आपको बोला, तो इसको इस तरीके से भी नहीं देखना है? इसको ये देखना है कि भाई, और एक तो आपका करियर तो बन ही रहा है? साथ साथ आप ये नहीं देख रहे, जिन बच्चों का, मैं ये बोलना चाहता हूँ कि जो बच्चे अनलकी रहे, जो पहली बार में नहीं, हम उनका एक्चुअली हम लोग बच्चों को बहुत कम साथ छोड़ते हैं। बहुत सारे बच्चे खुद हार मान के कई बार निकल जाते हैं, जो बहुत, देखिए क्या, मैं आपको थोड़ा सा और समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे इस बार भी बच्चा है, अब वो हिंदी मीडियम से पढ़ के आया हुआ है, अब इंग्लिश इज़ दी ऑफिशियल लैंग्वेज ऑन बोर्ड शिप। कम्युनिकेशन पार्ट एक ऐसा पार्ट है जिस विच टेक्स टाइम। अब 6 महीने में वो बच्चा खुद बोलता है सर मेरे अंदर देयर इज अ वास्ट इम्प्रूवमेंट। अभी 2 दिन पहले मेरे पास इंटरव्यू के लिए आया था, बोलता है सर, मैंने बोला बेटा यू आर स्टिल नॉट फिट टू अपेयर इन द इंटरव्यू इटसेल्फ। तो बोलता है सर बट देयर इज अ वास्ट इम्प्रूवमेंट इन मी। मैंने कहा व्हेन डिड यू जॉइन द अकेडमी? तो बोलता है सर मैं आई जॉइंड इन May or June he joined. तो बोलते हैं सर बट when I joined the academy I could not construct even a single sentence. तो मैं थोड़ा चुप हो गया। मैंने कहा बेटा अगर, फिर then I asked him बेटा कि knowing that it'll be very difficult for him, he got good percentage, the only drawback is he's from a village and communication is very very weak because he was from Hindi medium background, otherwise his percentage is okay. IMCD rank was average.
So I asked him, what if you don't get selected this time in any of the companies? He was very clear. So I will work hard. I will stay here with the academy, and I'll continue, and I'll appear in the June examination, which is valid point. And because we have to understand the limitations also. मतलब किसी टीचर की हमारी भी एक लिमिटेशन है. जो काम मतलब जीवन भर में बच्चा सीखते हुए आता है, या इंग्लिश मीडियम का बच्चा एक नेचुरली करते चढ़ते चढ़ते धीरे धीरे सीखते सीखते आता है, उसको आप 6 महीने में कोई बोल रहा है आपको कि भाई आप पहले एक रैपिड एक्स इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स की तरह एक आता था कि भाई वो बुक पढ़ लो आप इंग्लिश बोलने लग जाओगे तोते की तरह, तो वो सब झूठ होता है. ऐसा हो नहीं सकता. बट हाँ, हम लोग कैसे जज करते हैं कि बच्चा कहाँ पे आया था और इस समय कहाँ स्टैंड करता है, एंड इज ही वर्किंग हार्ड. अगर हार्ड वर्क कर रहा है तो क्या हम इसके साथ और मेहनत करके इसको और ऊपर ले जा सकते हैं? यस. और देयर इज नो ग्रेटर जॉय इन अचीविंग सक्सेस फॉर दैट स्टूडेंट. मतलब ऑफकोर्स पेरेंट्स तो फील करते ही होंगे प्राउड, पर हमारे लिए देखिए, बच्चा जब किसी अच्छी कंपनी में जाता है, ऐसा नहीं कि आगे जाके वो हमारे नाम कुछ ब्लैंक चेक्स लिखेगा या कुछ करेगा, बट एक जो जॉय आती है उससे कि यार इसका एक करियर हमने बनाया है, और वो भी एक ऐसे बच्चे का जिसके पास फ्यूचर में उसको ऑप्शंस नहीं दिख रहे थे बहुत ज़्यादा, तो जिसके पास लिमिटेड मीन्स थे, जिसके फादर के पास सिर्फ 2 एकड़ जमीन है या 1 एकड़ जमीन है, जिसके खाने के मानदे हैं, वो बच्चे का जब एक करियर बनता है, और जो कि शायद पूरे आसपास के कई सारे गांवों को मिला के एक पहला ऑफिसर बन रहा होगा वहां से, तो एक अलग ही फीलिंग है वो, जिसको एक्सप्लेन करना थोड़ा मुश्किल है. तो आप ये देखिए कि आप किस चीज़ की क्या प्राइस दे रहे हैं, उसके रिटर्न में आपको वैल्यू क्या मिल रही है. इसमें मैं कई सारी चीज़ें तो ऐड ही नहीं कर रहा. जो इनटेंजिबल एसेट्स हैं कि बच्चा यहाँ पे रखिए, तो चीज़ें आप देख सकते हैं कि बच्चा निकल के गया यहाँ से, उसने इस कंपनी में प्लेसमेंट ले लिया, तो उसने डेक कैडेट बना, वहाँ पे ट्रेनिंग करी, फिर जाके 3rd ऑफिसर बना या 4th इंजीनियर बना, वहाँ पे उसने $3,000 पर महीना कमाना चालू कर दिया. मतलब रफली 2-2.5 लाख रुपए महीने का कमाने लग गया मतलब बहुत जल्दी से, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट एट वेरी अर्ली एज है. तो ये तो आप देख सकते हैं, ये तो टेंजिबल चीज़ें हो गई. कुछ इनटेंजिबल एसेट्स हैं जो कि कभी दिखते ही नहीं है, जैसे कि जो उसका पर्सनैलिटी डेवलपमेंट हुआ. जो बच्चा कुछ नहीं बोल पाता था, आज इंग्लिश में बातें कर रहा है और अच्छी बात कर रहा है, जिसके अंदर कॉन्फिडेंस बिल्डअप इतना ज़्यादा हो गया कि वो किसी को भी फेस कर सकता है. तो आगे जाके ऐसे भी हो सकता है कि देखिए, जैसे मेरा ही एक्सीडेंट हुआ था, किसी का कुछ एक्सीडेंट हो जाए, भगवान करे किसी का ना हो, तो किसी का कुछ एक्सीडेंट हो जाए एंड ही इज नॉट फिट टू सेल ऑन बोर्ड शिप, बट what we have achieved is we have given him so much of confidence. We have developed his personality in that way. Hopefully अगर कहीं भी उसको डाउट लगेगा तो he can always come back to us कि वो जीवन में कुछ ना कुछ अच्छा कर जाएगा यार. कुछ मतलब एम ये है कि वो जीवन में कुछ ना कुछ अच्छा कर जाए, एक अच्छा ह्यूमन बीइंग बन के निकले यहाँ से. तो ये सारे इंटेंजिबल एसेट्स हैं जो कि जिसकी कभी वैल्यू आप लगा नहीं सकते. तो आप ये देखिए कि हम तो कुछ भी नहीं चार्ज कर रहे इसके लिए. अगर कोई मेरे को ये बोले, आजकल लोग अपने बच्चों के जैसे 5, 6, 7 साल के बच्चे होते हैं, तो कोई फॉरेन लैंग्वेज में डाल रहा है, कोई इंग्लिश सीखने के लिए कोच डाल रहा है, कोई पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए डाल रहा है, और उसके लिए वो लोग 50-50, 60-60 हज़ार रुपये देने को तैयार हो जाते हैं. सर इसमें थोड़ा सा काटूंगा इसलिए कि कंपैरिजन थोड़ा गलत है. जो मुझे लगता है, जो 50-60 हज़ार है, दोज आर पेरेंट्स जो कि अफ्लुएंट फैमिली से आते हैं. यहाँ पर जो हमारे पास अधिकतर बच्चा आता है, वो आता है बेसिकली इमर्शन जॉइन करने के लिए थोड़ा एक गरीब तबके का. मैं बिल्कुल मान रहा हूँ, देखिए आपकी बात से मैं डिसएग्री नहीं कर रहा हूँ. मैंने ये सिर्फ इंटेंजिबल एसेट्स को कंपेयर करने के लिए बोला. तो आप ये देखिए ना कि वो तो बच्चा जो आ रहा है, वैसे मैं आपको एक और चीज़ बता दूँ कि इसमें खाली गरीब तबके के बच्चा ही नहीं आ रहा. नहीं, हमारे पास बच्चे आ रहे हैं जो आईफोन लेके घूमते हैं. हाँ, बहुत सारे बच्चे हैं जो आईफोन लेके घूमते हैं, और फिर बोलते हैं डिस्काउंट भी दो. बोलते मेरे पास फोन कौन सा है, तो आईफोन मेरा. ओके, तो इसमें मैं बस बच्चों को यही रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि ये जो डिस्काउंट है, ये जो हम लोग ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड की बात कर रहे थे, प्रोवाइडेड कि बच्चे के अंदर एक वो आग भी है और कैपेबिलिटी भी है कुछ अच्छा करने की, हम वो डिस्काउंट वहाँ पे प्रोवाइड करते हैं. तो मतलब इसीलिए हम लोग बड़े स्ट्रिक्ट हैं कि भाई हर बच्चे को हम लोग वो डिस्काउंट्स प्रोवाइड नहीं करते हैं, ताकि जो एक्चुअल नीड में बच्चा है उसको हम लोग देते हैं, उसके साथ हम लोग खड़े भी रहते हैं, चीज़ें भी करते हैं. उसको कई बारी हॉस्टल में भी डिस्काउंट देते हैं, अभी तक करते आए हैं और आगे भी करते रहेंगे. पर वो हम लोग गाते नहीं उसको या फिर उसको प्रमोट नहीं करते, और बच्चों को यही दिखाते हैं कि भाई ये फीस है, इसको ऐसे ही रहना है. क्योंकि ये जब हो पाएगा तभी वो आगे वाला जो हम लोग
किसी के लिए ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे काम कर रहे हैं, तभी वो पॉसिबल हो पाएगा। जो मैंने बोला था सस्टेनेबल, तो तभी रह पाएगा ना अगर हम लोग प्रॉफिटेबिलिटी, जब प्रॉफिटेबल होगा। तो इतने सारे टीचर्स, अगर हम लोगों ने बच्चों के ऊपर कभी ये नहीं सोचा कि भाई हर टीचर, मतलब हर मेरे ख्याल से हमारे 12 बैचेस हैं और 12 बैचेस पे हमारे पास कितने सारे टीचर्स हैं, मतलब हर एक बैच में कहीं किसी टीचर की कभी कमी ना पड़े, उन टीचर्स को भी तो पे करना है। तो आप अगर, क्योंकि बच्चे सिर्फ ये कैलकुलेट करते हैं कि भाई फीस इनटू नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, पर ये नहीं देखते ना कि खर्चा कहाँ हुआ। ठीक है, तो आप ये कहना चाहते हैं फीस जस्टिफाइड है? मुझे लगता है फीस जस्टिफाइड है। गुड फॉर यू सर, गुड फॉर यू सर, ऑल्सो फॉर यू सर। ओके, ठीक है सर, ऑल्सो फॉर मी। थोड़ा सा और टफ करते हैं सर इस चीज़ को आपके लिए, क्योंकि अभी तक आप उलझे नहीं है मेरी बातों में। सर बहुत सारे बच्चों के यूट्यूब पे कमेंट्स आते हैं कि भाई फीस बहुत ज़्यादा आपने बोल दिया ये चीज़, आपने उसमें दुनिया भर के आपने वैल्यू भी दिखा दी, प्राइस और वैल्यू का भी पूरा घेराव खेल दिया आपने कि भाई हम बच्चे के साथ एक तो उसके कम्युनिकेशन स्किल पे, कॉन्फिडेंस पे काम कर रहे, रिजल्ट पे दिला रहे, फिर उसको गाइडेंस चाहिए तो ज़िंदगी भर उसके साथ है। अग्रीड, माना, कुछ लोग समझेंगे कुछ नहीं समझेंगे, बट सर बहुत सारे ऐसे बच्चे भी जो कि एक बार में 85,000 रुपीज़ नहीं दे सकते, उनके लिए क्या सर? बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं। तो सर ये हमेशा से ऐसे ही रहता है कि ये केस टू केस डिपेंड करता है। देखिए रूल एकेडमी का ये है कि हम लोग वन टाइम फ़ी देते हैं, 85,000 है, और पर ये केस टू केस बहुत डिपेंड करता है। आफ्टर डीप रिसर्च बच्चा सारे डॉक्यूमेंट्स अगर प्रोवाइड कर पाता है कि क्या एक्चुअल में प्रॉब्लम है, फैमिली सही में स्ट्रगल कर रही है, देन वी लुक इनटू इट। जहाँ बच्चे की हम लोग हेल्प आउट कर सकते हैं, जैसे मैंने बोला अगर वो डिजर्विंग है बिल्कुल, तो उसकी हम बिल्कुल कोशिश करते हैं उसको अलग अलग इंस्टॉलमेंट्स में ब्रेक करने की, उसकी हेल्प करने की। तो वो एक ग्राउंड ऐसा है जो कि हमेशा हमारे लिए ओपन रहता है चीज़ें ये, पर दिस डिपेंड्स केस टू केस, मतलब केस टू केस पे ही इसको हम लोग रखते हैं। इसको एक नॉर्म नहीं बनाया हुआ है। नॉर्म बनाते हैं तो बच्चे कई बार मिसयूज़ भी करते हैं, बस यही है कई बार या बहुत। ओके, तो मैं समझ